हाय एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज। एंड आज अपने नए चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 20 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टार्टअप्स। ऑल्दो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के टाइम पे हम डेली कुछ ना कुछ स्टार्टअप्स के बारे में सुनते हैं, तो हम उसके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। प्रॉपर एंटायर चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम स्टार्टअप की इनिशियल डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि स्टार्टअप होता क्या है, क्योंकि कंपनीज तो बहुत सारी स्टार्ट होती है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी को हम स्टार्टअप बोलेंगे या इस वेंचर को हम स्टार्टअप बोलेंगे, तो वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्टअप की डेफिनेशन सबसे पहले स्टडी करते हैं। इनिशियल डेफिनेशन जो सबसे पहले आई थी वो क्या थी? अप टू 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। कोई भी एक ऐसी कंपनी जिसको अभी 5 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं रन करते हुए, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप 5 साल वो कैलकुलेट कर सकते हो। उसका जो टर्नओवर है वो कभी भी किसी भी ईयर के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए फ्रॉम 25 CR। इफ इट इज वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन की तरफ हो सकती है, वो डेवलपमेंट कर सकती है, कोई डिप्लॉयमेंट और कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, सर्विसेज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मींस कि कंपनीज तो आ रही हैं, ठीक है, उसको 5 साल भी नहीं हुए हैं, उसका टर्नओवर भी 25 CR से कम है, बट इट शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, इन सारी चीजों की तरफ वो काम कर रही होनी चाहिए। कोई न्यू प्रोडक्ट्स बना रही है, टेक्नोलॉजी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा रोल उसके अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ अब ये डेफिनेशन इनिशियल थी, बट हमें एक और डेफिनेशन पढ़नी है, एक्सपेंडेड स्टार्टअप डेफिनेशन, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज बढ़ती जा रही थी, टर्नओवर एक्सीड होता जा रहा था, तो इस चीज को थोड़ा सा एक्सपैंड किया गया। एंड अंडर द स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान अब एक नई डेफिनेशन आई है जो कि क्या कहती है, इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एज अ पार्टनरशिप फर्म या फिर एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वो हो सकती है, उसको कब तक स्टार्टअप माना जाएगा? अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। पहले 5 साल था, बट अब उसको 10 साल तक क्या माना जाएगा? स्टार्टअप माना जाएगा। एंड टर्नओवर की लिमिट जो सिर्फ 25 CR थी, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 100 CR। मीन्स 100 CR से नीचे अगर उसका टर्नओवर है, 10 साल अगर उसको नहीं हुए हैं, तो उसको क्या माना जाएगा? स्टार्टअप माना जाएगा, एंड उसको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इफ इट इज वर्किंग टुवर्ड्स, ये लाइन सिमिलर है, वो किसके लिए वर्क कर रही होनी चाहिए? कोई भी इनोवेशन, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, नए प्रोडक्ट्स लाने चाहिए, उसके लिए उसको यूज करना है। तो ये हमारी एक डेफिनेशन थी, बहुत सिंपल। यहां से आपको जो फिगर्स याद रखने हैं, इनिशियल डेफिनेशन में 5 years है, देन आपका जो टर्नओवर की लिमिट है वो 25 CR है, प्लस जो आपकी एक्सपेंडेड डेफिनेशन है वहां पर क्या है? 10 years का टाइम अब उसको इंक्रीज कर दिया गया, एंड जो आपकी टर्नओवर की लिमिट है वो 100 CR है। एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आपको हो सकता है इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इन लिमिट्स को, नंबर्स को आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, तो क्या बेनिफिट बीइंग अ स्टार्टअप आपको मिलते हैं अगर आपकी जो भी कंपनी है, जो भी फर्म है, अगर उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो स्टार्टअप है, तो क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे? सबसे पहले टैक्स इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे, फंडिंग का सपोर्ट आपको गवर्नमेंट देती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर बेसिकली हो, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। कैपिटल गेन्स एग्जामिशन आपको मिलती है, साथ ही साथ आपको प्रायोरिटी मिलती है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में। तो अब इनिशियली हम देखते हैं कि प्रोविजन टू सेल्फ सर्टिफाइड इन रिलेशन टू 9 लेबर रेगुलेशंस एंड 3 एनवायरमेंटल लॉज। अब बहुत सारे फॉर्म्स को या कंपनीज को क्या करना पड़ता है? रेगुलेशंस लेनी पड़ती है, बट यहां पर आप क्या कर सकते हो? सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हो अपने आप को 9 लेबर रेगुलेशंस के साथ एंड 3 एनवायरमेंटल लॉज के साथ। मींस आपका काम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 3 to 5 year का एक्सक्लूजन आपको मिलता है। कोई भी इंस्पेक्शन आपकी कंपनी के ऊपर, स्टार्टअप अगर आपकी कंपनी डिक्लेयर हो जाती है, तो आपके ऊपर कोई भी क्या नहीं होगी? इंस्पेक्शन नहीं होगी 3 to 5 years। नेक्स्ट, अब मोस्टली क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती है, ठीक है, तो यहां पर आपको पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, आपको ट्रेडमार्क फाइलिंग करानी पड़ती है। तो यहां पर क्या होगा कि एक नॉर्मल कंपनी को तो पूरी की पूरी फीस देनी पड़ेगी, बट बीइंग अ स्टार्टअप, अगर आप एक स्टार्टअप डिक्लेयर हो जाते हो, तो 80% तक का फी डिस्काउंट आपको मिलेगा पेटेंट रजिस्ट्रेशन पे, प्लस 50% फी रिपेट आपको मिलेगी अगर आप ट्रेडमार्क फाइलिंग की तरफ जाते हो। नेक्स्ट, फास्टर एग्जिट रेगुलेशंस। अगर आपको एग्जिट करना है, मींस आपको, अगर आपको कंपनी अपनी स्टार्टअप बंद करना है, क्योंकि मोस्टली स्टार्टअप्स क्या होते हैं कि इंडिया के अंदर अगर बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, तो बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि फास्टर एग्जिट रेगुलेशंस रखी है। नो कॉस्ट सपोर्ट फ्रॉम फैसिलिटेटर्स और पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस। कोई कॉस्ट नहीं लगती है अगर आप पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस की बात करो, जो फैसिलिटेटर्स हैं, तो यहां पर भी एक बड़ा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट, अगर हम अटल इनोवेशन मिशन की बात करें, तो इसमें भी क्या होता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स को एनकरेज किया जाता है। इसका पर्पज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रमोट करता है स्टार्टअप कंपनीज को, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। प्लस इंस्टीट्यूशंस कोल्ड बिजनेस इनक्यूबेटर्स। अब क्योंकि स्टार्टअप
अगर एक इंडिविजुअल एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास टीम नहीं है एम्प्लॉयज की, उसके पास कोई हो सकता है एक एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, जैसे ऑफिस नहीं है, उसके पास वाईफाई की फैसिलिटी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बीइंग अ स्टार्टअप बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि आप न्यू हो मार्केट के अंदर। तो इनक्यूबेटर्स का काम यही होता है कि जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करना, ताकि जो इनिशियल प्रॉब्लम्स उनको आने वाली होती है वो ना आए एंड वो अपने बिजनेस के ऊपर पूरा फोकस कर सके। तो यहाँ पर क्या, इट ऑफर्स स्टार्टअप कैपिटल उनको प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज देंगे, साथ ही साथ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज जो मैंने आपको बताया, एंड को वर्किंग स्पेसिस भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं इनिशियली उनके पास ऑफिसेज नहीं होते हैं। लैब रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, मेंटरिंग, एडवाइजरी सपोर्ट, मतलब कि इनक्यूबेटर्स का काम ही यही है कि इनको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना, इनिशियली जो भी प्रॉब्लम स्टार्टअप को आ सकती है उसमें एग्जिस्ट करना, एंड हो सकता है कि उनको फंडिंग भी आगे वो दिलवा सकती है। तो इन चीज़ों के अंदर स्टार्टअप को एक हेल्प मिलती है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको, जो बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन जो हेल्प करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस इनक्यूबेटर्स। तो हमने स्टार्टअप्स के अंदर डेफिनेशन को स्टडी किया एंड उसके कुछ बेनिफिट्स क्या होते हैं। इन नंबर्स को आपको जरूर याद रखना कि कितने ईयर्स की उनको एक्सपेंशन से रिलीफ मिलता है, कितने लेबर लॉज में वो सेल्फ सर्टिफाई करा सकती है, या फिर अगर वो पेटेंट रजिस्ट्रेशन एंड रिबेट फॉर ट्रेडमार्क फाइलिंग के लिए वो जाती है तो क्या रिबेट उनको मिलता है, कितना डिस्काउंट उनको मिलता है। तो ये नंबर्स हमें बिल्कुल याद रखने हैं। तो एक कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्नओवर लिमिट फॉर अ स्टार्टअप एज पर द एक्सपेंडेड डेफिनेशन। अब यहाँ पर मेंशन्ड है कि आपको एक्सपेंडेड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताना है, क्या वो 10 CR है, 25 CR है, 50 CR है एंड 100 CR है। आई होप कि इसका आंसर आपको आता है, सो यू कैन कमेंट डाउन द आंसर। एंड अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप PDF चेक कर सकते हो, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, और इधर ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।